नमस्कार दोस्तों, आजकल सुर्खियों में ग्रीनलैंड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आज बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड चर्चा में है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले ग्रीनलैंड है कहाँ पर। देखिए, ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो कनाडा है उसके ठीक पास में है। कुल मिला के ये नॉर्थ पोल के पास में है, लेकिन ये पॉलिटिकल डेनमार्क का हिस्सा है। मतलब डेनमार्क का इस पे कंट्रोल पूरा डेनमार्क का है। देखिए आप, अगेन पूरा ग्रीनलैंड है, बहुत बड़ा इसका एरिया है। अब समझते हैं ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर लगभग 80% से ज्यादा बर्फ है। डेनमार्क के ये अधीन है, लेकिन इसको सेल्फ रूल मिला हुआ है। मतलब फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डेनमार्क के पास में, बाकी सब कुछ ये खुद ही देखता है। डेनमार्क के अंदर तकरीबन 57,000 पॉपुलेशन है, मान सकते हैं तकरीबन 60,000, और इसके 13 टाउन है। इसकी कैपिटल न्यूक है। आपको जो ये मैप, ये आपको जो दिख रहा है ना, एरिया इतना बड़ा, एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन इस पूरे एरिया में 80% पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हार्डली 20% पार्ट में लोग रहते हैं। देखिए आप, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से चादर बिछी हुई है मकानों के ऊपर। अब आप बात करते हैं हम लोग, आखिरकार अमेरिका और ग्रीनलैंड का इशू है क्या और क्यों अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। पहला जो रीजन है वो है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, यानी रणनीतिक महत्व। बात करते हैं ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत है वो है जियोग्राफिकल पोजीशन। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का गेटवे कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आर्कटिक रीजन क्या है? आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है जो कि 66.33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर आता है। आर्कटिक रीजन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, रशिया का साइबेरिया प्रांत, अलास्का यूएसए का जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के कुछ हिस्से और आर्कटिक ओशियन। यहाँ पर साल के कई हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता है, लगातार बर्फ जमी रहती है। गर्मियों में हाँ, हालांकि सूरज आता है और 24 घंटे तक रहता है, लेकिन अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साल के कई महीने लगातार बर्फ जमी रहती है। जैसा कि हमने कहा भी है आपको कि 80% पार्ट जो इसका बर्फ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का गेटवे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये यूरोप, अमेरिका और रशिया के ठीक बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कटिक रीजन से गुजरने वाले तमाम शिपिंग रूट्स और मिलिट्री मूवमेंट्स पर हम यहाँ से आसानी से नजर रख सकते हैं। इन शॉर्ट, आप अगर आप ये कहें कि ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करता है वो नॉर्थ पोल के आसपास की ग्लोबल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रीनलैंड की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत बड़ी एक एडवांटेज है। तो इसी वजह से अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल कर ले और ग्लोबल एक्टिविटीज जो होती है नॉर्थ पोल के आसपास, उसको उसमें वो बादशाह बन जाए। दूसरा जो रीजन है वो है मिलिट्री इंपोर्टेंस का। देखिए, ग्रीनलैंड में पहले से ही यूएस का एक स्पेस बेस मौजूद है, उसका नाम है थुले बेस। यहाँ से वो मिसाइल डिटेक्शन, स्पेस सर्विलांस, रडार सिस्टम ऑपरेट करता है। कोल्ड वॉर से लगाकर आज तक ग्रीनलैंड अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा रहा है। जब बात आई है यहाँ पे कोल्ड वॉर की, तो मैं बता दूं मैं आपको, कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं रशिया, उसके पास सबमरीन और मिसाइलों का बहुत बड़ा बेड़ा था जो आज तक मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि रूस के पास बहुत ही हाईटेक सबमरीन्स हैं। तो अमेरिका को ये डर है कि रूस कहीं ऐसा ना हो कि इस आर्कटिक रीजन से उस पर सबमरीन लॉन्च कर दे, क्योंकि आर्कटिक रीजन से अगर कोई सबमरीन आती है तो वो बहुत कम दूरी से ही ट्रैवल करेगी और वो अमेरिका को हिट कर सकता है। तीसरा जो रीजन है वो है रेयर अर्थ मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज का। वर्तमान में ग्रीनलैंड में ये कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट, यूरेनियम, ऑयल और नेचुरल गैसेस के भंडार हैं। ये वही मिनरल है जिस पर चाइना की आज मोनोपोली है, और अमेरिका चाहता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए वो चाइना पर डिपेंड ना रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रंप ने अभी वर्तमान में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। चाइना पर और इंडिया पर काफी ज्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं। तो इसके विरोध में चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स का व्यापार अमेरिका के साथ होता था उसको कम कर दिया है, जिससे अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रुक गई है। रेयर अर्थ एलिमेंट वर्तमान में एआई के लिए, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी अहम है। तो जब चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देगा ही नहीं तो यूएस को काफी नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव मिले उसको, जिससे रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई होती रहे। तो ये भी रीजन है। एक और नया रीजन है वो है ट्रेड रूट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में और आर्कटिक रीजन में बर्फ तेजी से पिघल रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे क्या हो रहा है, इससे नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, रिसोर्सेज सामने आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी ओर रशिया और चाइना पहले से ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस बढ़ा चुके हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि आर्कटिक पर सिर्फ रशिया और चाइना का दबदबा हो, वो चाहता है कि यहाँ पर यूएस भी रहे। तो इस आर्कटिक क्षेत्र पर दबदबा बनाए रखने के लिए यूएसए अब ग्रीनलैंड पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। इस वजह से भी ग्रीनलैंड को पाने के लिए अमेरिका लगातार चर्चा में रहता है। पांचवा, चाइना और रशिया का डर। देखिए, ऐसा है, अगर हम लोग रूस की बात करें तो रूस ने ऑलरेडी आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री जोन बना रखा है। वर्तमान में चाइना भी इस क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है वो, कि उसने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां की सरकार को आगे से ही ऑफर दिया था। तो अमेरिका को ये डर है कि चाइना यहाँ पर अगर अपना होल्ड बना लेगा तो उस कंडीशन में यूएस को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। इसीलिए यूएस ग्रीनलैंड को
स्ट्रेटेजिकल बफर जोन बनाना चाहता है ताकि वो यहाँ पर रहते हुए इस पूरे क्षेत्र में अपने आप कंट्रोल कर सके। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यहाँ पर सुपर पावर स्टेटस भी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वर्तमान में यूएसए यानी अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन इसकी बादशाह को चुनौती जरा है चीन। तो इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि चीन के प्रभाव को धीरे धीरे कम किया जाए। तो वो तमाम क्षेत्र जहां पर चीन अपना प्रभाव फैलाना चाहता है उसको अमेरिका जाकर पहले से ही उस पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए आर्कटिक पर डोमिनेंस होगा, तो फ्यूचर ट्रेड में, मिलिट्री में, रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा और अल्टीमेटली वो सुपर पावर का स्टेटस लगातार बना रहेगा यूएसए। बात करते हैं ट्रम्प के कुछ विवादित प्रपोजल भी रहे। 2019 में ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था डेनमार्क को, लेकिन डेनमार्क ने साफ ना कर दिया कि भाई ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। वर्तमान में 2024-25 के अंदर भी यूएस लगातार और 2026 के अंदर भी यूएस यानी ट्रम्प लगातार ग्रीनलैंड को पाने के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारे फ्यूचर के अंदर जो पॉलिसी है उसका एक अहम हिस्सा है। अच्छा, डेनमार्क और यूएस दोनों ही नाटो एलाई हैं, दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क यूएस के साथ नहीं है, वो उसके अगेंस्ट हैं। वो चाहता है कि यूएस ग्रीनलैंड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ना करे। हाँ, एक यूएस उसका मिलिट्री बेस है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर ग्रीनलैंड के लोगों की सोच क्या है? ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आजादी चाहते हैं। वो केवल और केवल इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए डेनमार्क पर निर्भर रहना चाहते हैं। तो कुल ना के वे यूएस का या यूएस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आज की स्थिति क्या है? क्या ग्रीनलैंड को यूएस खरीद सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। न क्यों नहीं? क्योंकि डेनमार्क नहीं चाहता है और ग्रीनलैंड के लोग भी नहीं चाहते हैं। हाँ, यूएस वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है और इसी वजह से ग्रीनलैंड को ये कहा जा रहा है कि आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में वो की प्लेयर। देखिए, हालिया रिपोर्ट जो कहती है उसमें यूएस ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वो आए दिन ऐसे टेढ़े मेढ़े बयान देता है जिससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों की सुलगती है। अब यहाँ पर फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रम्प को समझाया कि भाई तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, ग्रीनलैंड के सपने देखना तुम छोड़ो। अगर तुम ग्रीनलैंड पर अगर तुम अपना हक जमाने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन पे अमेरिका और यूरोप के जो संबंध हैं उसमें भी काफी जो है खटास आ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प के रहते हुए यूएस अपनी ये जीत छोड़ने वाला है, क्योंकि ट्रम्प के जो फ्यूचर पॉलिसी है, ट्रम्प की जो विदेश नीति है, उसमें ग्रीनलैंड का एक अहम स्थान है। वो चाहता है कि बाय किसी भी तरीके से, बाय हुक एंड क्रुक, ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाए रखें। देखते हैं क्या ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप है या फिर भविष्य में ग्लोबल पावर प्रोटेक्ट्स का एक अहम हिस्सा होगा। देखते हैं क्या होता है कि क्या यूएस ग्रीनलैंड को पा लेता है या ग्रीनलैंड अपना स्टेटस बनाए रखता है, या फिर ग्रीनलैंड की वजह से यूएस और यूरोप के अंदर कुछ एक नया हमें टेंशन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।